गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी का एजुकेशन 07 की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी पिछले वीडियो में शब्द निर्माण या शब्द किसे कहते हैं के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें हमने देखा था कि शब्द किसे कहते हैं तथा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें से पहला आप लोगों ने पढ़ दिया था, जिसको आपने रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं आप लोग। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ये जानते हैं कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं या यौगिक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो विभिन्न सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। उसमें एक भी शब्द हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, 2 से भी अधिक हो सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, इसमें 2 शब्द हैं, देव प्लस आलय। हिमालय, हिम प्लस आलय। देवदूत, देव प्लस दूत। ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। अर्थात यौगिक शब्द में इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना है कि यौगिक शब्द में जो भी शब्द मिलकर बनते हैं वो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। ऐसा न हो कि एक शब्द सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो। यहाँ पर दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए और उनके अपने अर्थ होने चाहिए। अब अगले हम शब्द की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हों किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनको देखने पर या जिनका निर्माण तो यौगिक शब्दों की तरह से ही होता है, परंतु वो एक विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं, सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट करते। अर्थात उनका एक अर्थ निश्चित हो गया है। अगर आप वह शब्द बोलेंगे तो लोग तुरंत उसका जो अर्थ सुनिश्चित कर दिया गया है वही मानेंगे, भले ही आप कुछ और कहना चाह रहे हो। जैसे पंकज, पंकज अर्थात पंकज का जो अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है पंक प्लस जा। अर्थात कीचड़ में पंख मीन्स होता है कीचड़, जा माने होता है उत्पन्न होना, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। लेकिन यहाँ पर पंकज का अर्थ जन सामान्य में कीचड़ में उत्पन्न होने वाला ना होकर बल्कि कमल के रूप में रूढ़ हो गया है। अर्थात अगर हम कभी भी पंकज कहेंगे तो इसका अर्थ लोग कमल ही लगाएंगे, दूसरे नहीं। जबकि हम जानते हैं कि कीचड़ में जो उत्पन्न होते हैं वो कमल ही नहीं, अन्य भी जीव जंतु हो सकते हैं, अन्य वनस्पतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसका जन सामान्य में एक विशेष अर्थ रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको हम कमल ही पढ़ते हैं पंकज का अर्थ। अगर हम दूसरा उदाहरण लें, दशानन। देखिए, दशानन का अर्थ है 10। अगर हम सबसे पहले दशानन की संधि विच्छेद करें तो 10 प्लस आनन। 10 मतलब जिसके 10 सिर हों, अर्थात रावण। क्योंकि हम लोग सभी अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, या आप पर उसका जो भी इन्वायरमेंट है, अगर आपने दशानन या 10 सिर वाले की बात की तो रावण ही उसका अर्थ स्पष्ट माना जाता है। भले हो सकता है कोई इस सृष्टि में अन्य जीव जंतु हो जिसके 10 सिर हों, या कम हो सकते हैं या ज़्यादा कुछ भी, लेकिन यहाँ पर अगर जो दशानन का अर्थ स्पष्ट किया गया है वो सिर्फ रावण के अर्थ में ही हो गया है। और जैसे ही आप दशानन कहेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा या जन सामान्य होगा, शिक्षु होगा, बालक होगा, वो तुरंत कहेगा रावण, क्योंकि उसका एक विशिष्ट अर्थ रूढ़ हो गया है और लोग उसको ही मानते हैं, अन्य बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं।
तो आपने देखा इस प्रकार उत्पत्ति जो बनावट थी, यानी बात हम कर रहे थे, के आधार पर 3 प्रकार थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम अगले शब्द भेद की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद की बात करते हैं, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार माने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज या विदेशी शब्द। देखिए, अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें तो वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, या हम इस सरल शब्दों में कहें कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ठीक उसी प्रकार ग्रहण कर लिए गए हैं जिस प्रकार वो संस्कृत भाषा में थे, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। आपने देखा यहाँ पर जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं संस्कृत भाषा में भी ये इसी प्रकार मिलते हैं। आप इसमें विसर्ग जो देखते हैं वो वाक्यों के अनुसार वहाँ पर या एक वचन या बहुवचन के अनुसार लगाए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। इसलिए आपने देखा कि जो शब्द संस्कृत से एक तरह से हूबहू उसी रूप में लिए गए हैं जिस रूप में वो संस्कृत में प्रचलित थे, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तद्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हैं वह तद्भव, अर्थात जिनके रूप में या मूल शब्द में परिवर्तन हो गया है समय विशेष के कारण या काल विशेष के कारण, वो जन सामान्य में बोलते बोलते उनके रूप में अपभ्रंशता आ गई है। एक प्रकार से अगर हम कहें तो वो है क्या, वो लगभग उसी से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन वो अपने मूल रूप में नहीं आ गई है। अर्थात जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, खेत, रात, सूरज आदि। देखिए, जन सामान्य ने सरलता के लिए इनको अपने अनुसार परिवर्तित कर लिया है, क्योंकि आपने देखा था जो संस्कृत भाषा में था आग को अग्नि कहते थे, खेत को क्षेत्र कहा जाता था, रात को रात्रि कहा जाता था और सूरज को सूर्य कहा जाता था। यद्यपि ये तो कुछ सरल शब्द थे, लेकिन कई बार होता है कि संस्कृत भाषा में कुछ बहुत ही जटिल या कठिन शब्द होते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें सरल रूप में कहने और सरलता के लिए उनके रूप में परिवर्तन किया। वही शब्द वास्तव में तद्भव शब्द कहलाए। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें तो देशज शब्द, जो शब्द वास्तव में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। भाई, भारत इतना विशाल देश है, कहा भी जाता है यहाँ की कोस कोस पर बदले पानी, 1.5 कोस पर वाणी। तो अर्थात आप देखते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता है कि यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी दूर देखेंगे कि बोली भाषा में अंतर आ जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र विशेष में कुछ शब्द आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कब हुई, किस प्रकार हुई, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, खटखटाना आदि, ये शब्द कब उत्पन्न हुए, कब किस रूप में आए, इस पर भी विद्वान या शिक्षाविद एक मत नहीं है। इसीलिए कहा गया कि वे शब्द क्षेत्रीय प्रभाव व परिस्थिति के व आवश्यकता अनुसार, अर्थात कहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, वहाँ का क्षेत्रीय प्रभाव था और कैसी आवश्यकता थी, उसके अनुसार लोगों ने उनका निर्माण कर लिया और आज वो चलन में हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं। विदेशीय जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में आज प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत एक लंबे समय तक गुलाम रहा। पहले वो तुर्कों का गुलाम रहा, फिर मुग़लों का रहा, फिर अंग्रेज़ों का रहा। इससे पूर्व भी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देश के
प्रांत या खंड गुलाम किसी न किसी रूप में रहें। तो जिन विदेशियों ने हम पर शासन किया, हम उनकी बोली, भाषा, साहित्य सभी से प्रभावित होते हैं और उनके शब्दों के स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि हम पूर्णतः नहीं स्वीकार करते, लेकिन कुछ शब्द विशेष या वाक्य विशेष ऐसे होते हैं जिनको हम अपने बोलचाल में ले आते हैं। यद्यपि उस पर ना कोई किसी तरीके का विवाद होता है ना कुछ, क्योंकि वो जन सामान्य में किस तरह से आकर मूल भाषा में या हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं कि आपको उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। जब हमारी परीक्षा में पूछा जाता है तो हम उसको गौर करते हैं, अन्यथा हम इस बात पर गौर भी नहीं करते हम किस भाषा का शब्द बोल रहे हैं और उसका क्या अर्थ है। बस वो हमारे प्रयोग में हो रहा है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और हम सब यही समझते हैं कि वो हिंदी की भाषा के शब्द हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली अर्थात जिन जिन लोगों से हम चाहे व्यापार के माध्यम से संपर्क आए हों या उनसे हमारे आर्थिक या राजनैतिक संबंध रहे हों या उन्होंने हम पर शासन किया हो, उनकी भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आज बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, टेलीफोन, रिक्शा आदि। देखिए यहाँ पर आपको कुछ विदेशी शब्दों की एक सूची दी गई है, आप इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आपके यहाँ कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और फिर पूछ लिया जाता है ये किस भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, आप पिछले वर्ष के पेपर देख लीजिए, साथ में जो शब्द दिए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर कुछ शब्द विशेष ही हैं, उन्हीं को लगातार पूछा जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं कि बार बार वही पूछे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उन शब्दों को एक बार अवश्य देखिए जिनको परीक्षा में पूछा गया है। इसके साथ साथ आप देखिए अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें, जैसे कॉलेज, हम लोग कॉलेज कितनी आसानी से प्रयोग करते, कभी गौर भी नहीं करते कॉलेज हिंदी है या अंग्रेजी। जैसे मोबाइल, दुकानदार, बीमार, देखिए ये शब्द हैं। अब ये क्या है, ये फारसी शब्द है। अगर आप आदमी कह रहे हैं तो कौन गौर करता है, अगर आप बीमार कह रहे हैं तो कौन गौर करता है, जैसे आप चुगलखोर कह रहे हैं तो कौन गौर करता है ये हिंदी भाषा का है या फारसी का है। अगर हमने सिगरेट कहा तो कौन गौर करता है कि ये अंग्रेजी भाषा का है या हिंदी भाषा का है, जबकि ये सिगरेट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर हम बोतल बोलते हैं तो कौन गौर करता है, तो आपको ये ध्यान रखना। जैसे टेलीविज़न है, डॉक्टर है, लेटर बॉक्स है, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जैसे औलाद, अमीर, कलम, कानून, खत, फ़कीर, ये अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं। देखिए कैंची, चाकू, बारूद, लाश, दरोगा, ये सारे शब्द तुर्की भाषा के हैं और तुर्की भाषा में कैंची शब्द को अक्सर पूछा जाता है। अगर हम पुर्तगाली भाषा की बात करें तो यहाँ पर अचार, आलपिन, आलपिन भी आपके यहाँ कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कारतूस, गमला, चाबी, ये सब पुर्तगाली भाषा के हैं। इसका अगर हम बात करें पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सारे शब्द फ्रांसीसी भाषा के हैं। आप इनको देखिए, इसके साथ आप पिछले वर्ष परीक्षा के पेपर देखिए और कुछ अन्य शब्दों को ध्यान से देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से कि कौन कौन से शब्द होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो शब्द मूलतः दो प्रकार से माने जाते हैं, एक सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्द वास्तव में वे शब्द हैं जिनका कुछ अपना विशिष्ट अर्थ हो, वह सार्थक। ऐसा ना हो कि कोई शब्द आप ऐसा बोल रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सारे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि, ये वे शब्द हैं जो वास्तव में सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे
हम रोटी के साथ बोलते हैं रोटी ओटी, पानी वानी। तो यहाँ पानी का तो अपना अर्थ है, लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं। रोटी ओटी में रोटी का अर्थ है और ओटी का कोई नहीं। डंडा वंडा, ठीक, तो डंडा का तो अपना विशेष अर्थ है, लेकिन वंडा का कोई नहीं है। तो देखिए ये जो शब्द हैं वंडा, वोटी, वानी, ये सारे शब्द निरर्थक शब्द माने जाते हैं। और एक बात यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो निरर्थक शब्द हैं वास्तव में उनका हिंदी भाषा के व्याकरण में उन पर कोई विचार नहीं किया जाता है। सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि ये निरर्थक शब्द हैं और किस प्रकार हैं और वहाँ पर किस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पद कि पद क्या होता है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पद से आप क्या समझते हो या पद विचार। देखिए जो पद विचार है वो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, अर्थात जो सार्थक वर्ण समूह है शब्दों का वो कहलाता है। पर जब वाक्य में इसका प्रयोग होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि व्याकरण के नियमों में बांध जाता है और प्रायः इसका रूप बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। अब आपने देखा कि हिंदी में भाषा में कि शब्द निर्माण किस तरीके से होता है और पद क्या है, क्योंकि अक्सर आपके यहाँ परीक्षा में शब्दों के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो स्पष्ट कर देते हैं कि अर्थ की दृष्टि से पूछ रहे हैं या उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहे हैं या बनावट की दृष्टि से पूछ रहे हैं, ये वो आपसे पूछेंगे। या कभी उन्होंने पूछ लिया कि जैसे सार्थक शब्द किसे कहते हैं, विधेयक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पर आपको आप जो भी परिभाषा या जिनका अर्थ याद कर रहे हैं उनको उदाहरण के साथ ठीक से अवश्य याद करें, क्योंकि आप लोगों को कई बार ये भ्रम हो जाता है कि हमने इसको पढ़ रखा है हिंदी भाषा में इसलिए इसको हमें इतना बल नहीं देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपसे ज़रा सी भी गलती हुई तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आज की कक्षा समाप्त होती है। लोगों को धन्यवाद। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है।